वैसे तो दोनों पति पत्नी में लड़ाई होती रहती थी, मगर उस दिन पति ने पत्नी को ज्यों ही थप्पड़ मारा, पत्नी ने भी सैंडल से पति की पिटाई कर दी। इत्तेफाक से उसी समय पति के बड़े भाई ने ये सब देख लिया। जेठ ने जब बहू को पति की सैंडल से पिटाई करते हुए देखा तो आग बबूला हो गया। छोटे भाई को नामर्द कहने लगा और बहू को कुल्टा और कुलछड़ी। पति ने भी इसे अपनी तौहीन समझी और पत्नी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। 8 साल का रिश्ता अचानक से टूटने के मोड़ पर आ गया। फिर रिश्तेदारों ने मामला पेचीदा ही नहीं संगीन बना दिया। इसे खानदान की नाक कटना बताया गया और ऐसी औरत को खानदान से बाहर निकालने की मांग उठने लगी और मामला कोर्ट में जा पहुंचा। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं, सो दोनों तरफ से आरोपों का तूफान चल पड़ा। वकीलों ने भी दाव पेच आजमाए, लड़की को चरित्रहीन बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया। उधर लड़की वालों ने दहेज का मुकदमा ठोक दिया। ईगो और सबक सिखाने के जुनून ने दोनों का तलाक करवा दिया। तलाक वाले दिन गिने चुने रिश्तेदार कोर्ट पहुंचे थे। वो भी फैसला होते ही बाहर दुकानों पर बैठकर चाय पीने लगे थे। थके हारे पति पत्नी तलाक के कागज थामे कोर्ट के बाहर खड़े थे। फिर पति बाहर रखी एक बेंच पर बैठ गया। वह हाँफ रहा था। पति उसे हाँफते देखकर बोली, इनहेलर साथ नहीं लाए क्या? पति बोला, लाया तो था मगर थैले में मिल नहीं रहा। पत्नी ने पास जाकर थैला टटोला तो उसे इनहेलर मिल गया। फिर पति ने 3-4 बार इनहेलर का पंप दबाकर लंबा सांस खींचा, तब जाकर उसके फेफड़े काम करने लगे। जब पति शांत हुआ तो पत्नी से बोला, बैठ जाओ। पत्नी पास बैठते हुए बोली, बधाई हो, जो तुम चाहते थे वही हुआ। अब तुम्हारा एक चरित्रहीन स्त्री से हमेशा के लिए पीछा छूट गया। पति बोला, वो सब वकील के हथियार थे। फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जानता हूँ पुरुष स्त्री पर इसी हथियार से वार करता है जो स्त्री की आत्मा और मन को लहूलुहान कर देता है। वह आगे बोला, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम निष्कलंक और उज्जवल हो। चरित्र के मामले में तुम एक सच्ची नारी हो। वह चुप रही। फिर उसने गर्दन उठाकर पुरुष की तरफ देखा जो कुछ देर पहले तक उसका पति था, मगर अब सारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। वह बोला, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। वह बोली, सब गलत था मगर बदले में कोई आरोप तो लगाना ही था। पुरुष ने एक लंबी सांस ली और बोला, इस बदले की भावना में सब कुछ बह गया। हम तो ऐसे बहुत बार लड़े थे मगर कुछ घंटों में सब कुछ सही हो जाया करता था। मगर उस दिन गांव से बड़े भैया अचानक आ गए और सब कुछ देख लिया। फिर पता नहीं क्यों मैं उनके हाथों की कठपुतली बनता चला गया। स्त्री बोली, अब पछतावा हो रहा है क्या? पुरुष कुछ बोला नहीं, बस हाँ में गर्दन हिला दी। वह फिर बोली, अब घर में आपके साथ कौन रहता है? पुरुष बोला, शुरू में भैया भाभी कभी कभार आ जाया करते थे मगर अब अकेला ही रहता हूँ। वह बोली, फिर रोटियां कौन बनाता है? आपको तो बनानी भी नहीं आती। वह उदास होकर बोला, मैं ही बनाता हूँ, बाकी टेढ़ी जैसी भी बनती है। वह थोड़ा सा हंसकर बोली, और जली हुई भी? वह कुछ नहीं बोला, बस उसकी अधूरी मुस्कान की तरफ देखता रह गया। वह सोच रहा था कितनी खुलकर हंसा करती थी जब साथ रहती थी, मगर 2 साल में बहुत कमज़ोर हो गई है। वह फिर भी सोच रही थी कि साफ सुथरी गोल मटोल और फूली हुई रोटियां खाने वाला कैसे जली हुई रोटी खा पाता होगा, तभी तो इतना कमज़ोर हो गया है। सांस भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा फूलने लगी है। वह चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, तुम्हारा कमर दर्द अब कैसा है? वह बोली, वैसा ही है, कभी सेक कभी पेन किलर, जैसे तैसे जी रही हूँ। एक्सरसाइज भी तो नहीं करती हो? पुरुष ने कहा तो वह फीकी सी हंसी हंसने लगी। वह उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करती हुई बोली, आपका अस्थमा कैसा है? डॉक्टर भाटिया का ही इलाज चल रहा है या डॉक्टर बदल दिया? वह बोला, ठीक है अब, मगर टेंशन में बढ़ जाता है। डॉक्टर ने स्ट्रेस कम लेने को कहा है, मगर अब तो जिंदगी ही स्ट्रेस बनकर रह गई है। फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें 12 लाख रुपए नगद देने हैं और 15,000 रुपये महीना। अभी मेरे पास नगद नहीं है। ऐसा करता हूँ, प्रताप नगर वाला फ्लैट तुम्हारे नाम कर देता हूँ। वह बोली, मगर वह तो 30 लाख से ऊपर का होगा, मुझे नहीं चाहिए। जब हो तब 12 लाख ही दे देना। वह बोला, बिटिया बड़ी होगी,
तब तुम्हें ज़रूरत महसूस होगी। वह बोली 15,000 महीना दोगे उसी से काम चल जाएगा, 10,000 दोगे तब भी काम चल जाएगा। अभी आप होम लोन की किस्त भी तो भर रहे होगे। वह कुछ नहीं बोला। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। वह सोच रहा था आज भी उसके बारे में अच्छा ही सोच रही है, उसकी मजबूरियां समझती है। ऐसी समझदार बीवी मैं और कहाँ से लाऊंगा। फिर उसने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। आज भी चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत, कितना ध्यान रखती थी उसका। एक एक पाई बचाती थी घर के लिए, कभी पर्दे कभी बेडशीट, कुछ ना कुछ नया खरीदती रहती थी घर को सुंदर बनाने के लिए। मगर अब तो घर उसका रहा है नहीं। बातें खत्म हो गई थी मगर वह भी अभी तक उसके पास बैठी थी, सोच रही थी आज भी उसकी कितनी फिक्र करता है। फिर फिक्र के नाम पर उसे वह वाकया याद आया जब गंगा स्नान करते वक्त उसका पैर फिसल गया था, तब उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया था पगलू। जबकि लाट साहब को खुद तैरना नहीं आता था। कितना अच्छा पति मिला था। पता नहीं कैसे मेरी मति मारी गई थी जो तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए मैंने। फिर काफी देर तक चुप्पी छाई रही। अंत में पुरुष ने खामोशी तोड़ी और बोला, एक बात पूछूं? स्त्री बोली, क्या? फिर वह बोला, कुछ नहीं। वह जिद करके बोली, पूछ लो, पता नहीं फिर कभी हम मिले या ना मिले। वह डरते डरते बोला, मुझे अब भी तुम्हारी बहुत याद आती है। स्त्री बोली, मुझे भी। वह बोला, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ। स्त्री बोली, मैं भी। फिर दोनों बच्चों की तरह रोने लगे। पुरुष रोते रोते बोला, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? स्त्री बोली, लेकिन ये पेपर। पुरुष बोला, फाड़ देते हैं। फिर दोनों ने पेपर निकाल कर फाड़ दिए। फिर जब वे दोनों हाथ पकड़कर मुख्य सड़क पर आए तो बाहर बैठे दोनों के रिश्तेदार उन्हें अजूबों की तरह देखने लगे। रिश्तेदार देखते रह गए और वे दोनों टैक्सी पकड़कर अपने घर चले गए। मोरल, लड़िए झगड़िए मगर किसी तीसरे को मियाँ बीवी के रिश्ते में भागीदारी मत लेने दीजिए।